आज की ये इस गहरी डुबकी में आपका स्वागत है। हमारे सामने है विज्ञान की किताब का एक बड़ा दिलचस्प अध्याय। ये मानव नेत्र और रोशनी के कुछ कमाल के करतबों पर बात करता है। जी। तो हमारा इरादा है कि इसमें से जो सबसे काम की बातें हैं उन्हें निकालें, समझे कि भाई हमारी आंखें देखती कैसे हैं और ये आसमान में इतने रंगीन नज़ारे क्यों दिखते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करते हैं समझने की। तो चलिए शुरू करें। स्रोत कहता है कि हमारी आंख काफी हद तक एक कैमरे जैसी है। हाँ, ये तुलना काफी आम है। उसमें भी लेंस सिस्टम है। और वो रेजिना नाम की एक स्क्रीन पर कह सकते हैं तस्वीर बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। रोशनी सबसे पहले आंख में कॉर्निया से दाखिल होती है। ये एक पतली झिल्ली है बाहर की तरफ। अच्छा। फिर अंदर आइरिस है जो पुतली यानी प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। हाँ, वो अंधेरे में बड़ी हो जाती है, रोशनी में छोटी। एग्जैक्टली, ताकि सही मात्रा में रोशनी अंदर जाए। फिर आता है लेंस, क्रिस्टलीय लेंस। ये रेटिना पर चीजों की एक उल्टी और हाँ, असली तस्वीर बनाता है। उल्टी तस्वीर? तो हमें सब सीधा कैसे दिखता है? वो काम दिमाग का है। रेटिना पर जो कोशिकाएं होती हैं वो इस रोशनी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलती हैं और ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं मतलब ऑप्टिक नर्व्स के जरिए दिमाग तक जाते हैं। दिमाग उन्हें सीधा करके समझता है। अच्छा, कमाल है। और स्रोत में लिखा है कि ये लेंस अपनी फोकस दूरी भी बदल सकता है। समंजन क्षमता कहा गया है इसे। जी हाँ, अकोमोडेशन पावर, ये बहुत जरूरी है। ये कैसे काम करती है? इसमें पक्षमाभी पेशियां, सिलियरी मसल्स मदद करती हैं। वो लेंस को दबाकर या खींचकर उसकी गोलाई बदल सकती हैं। जब दूर देखना हो तो ये मसल्स रिलैक्स्ड रहती हैं, लेंस पतला होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ओके। और जब पास देखना हो तो मसल सिकुड़ती है, लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। वाह, मतलब बिल्ट इन ऑटो फोकस। हाँ, एक तरह से। नॉर्मली हम करीब 25 सेंटीमीटर से लेकर खैर अनंत तक साफ देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर वो पढ़ने वाली दूरी। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ये क्षमता कमजोर पड़ जाती है या उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है। हाँ, नजर के चश्मे, ये आम बात है। स्रोत में क्या बताया है इसके बारे में? हाँ, 3 मुख्य दिक्कतों का जिक्र है। पहली है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। इसमें पास का साफ दिखता है। हाँ, पास का साफ पर दूर की चीजें धुंधली। ऐसा इसलिए क्योंकि आंख जरूरत से ज्यादा रोशनी मोड़ देती है और इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। अच्छा। और इसका इलाज? इसके लिए सही पावर का अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस इस्तेमाल होता है। वो रोशनी को थोड़ा फैलाकर रेटिना पर फोकस कराता है। ठीक है। और दूसरी है दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें उल्टा है, दूर का साफ, पास का धुंधला। क्योंकि इमेज रेटिना के पीछे बन रही है। बिल्कुल सही। यहाँ आंख रोशनी को कम मोड़ पाती है। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस लगता है। हाँ। और तीसरी है जरा दूरदृष्टता, प्रेसबायोपिया। ये अक्सर उम्र के साथ होती है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें आंख की वो जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं और लेंस भी थोड़ा सख्त हो जाता है, तो फोकस एडजस्ट करना मुश्किल होता है। अच्छा, तो पास और दूर दोनों में दिक्कत हो सकती है? हाँ, अक्सर दोनों में। इसके लिए फिर वो बाइफोकल लेंस लगते हैं जिनमें दोनों तरह के लेंस होते हैं। समझ गए। तो ये तो हुई आंखें अंदरूनी कहानी। अब जरा बाहर आते हैं प्रकाश की दुनिया में। जी। प्रिज्म का जिक्र है, उससे सफेद रोशनी गुजरती है तो क्या होता है? जादू? हाँ, जादू जैसा ही लगता है। असल में होता है विक्षेपण, डिस्पर्जन। सफेद रोशनी जब प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 असली रंगों में टूट जाती है। वो 7 रंग YBG और वाले? बैंगनी से लाल तक। हाँ, वही बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंगों की ये पूरी पट्टी स्पेक्ट्रम कहलाती है। और ये सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने दिखाया था कि सूरज की रोशनी असल में इन सब रंगों का मिक्सचर है। अच्छा, और इसमें कोई रंग ज्यादा मुड़ता है, कोई कम? हाँ, ये जरूरी बात है। बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है और लाल रंग सबसे कम। ओके, तो क्या इंद्रधनुष भी इसी वजह से बनता है? प्रिज्म जैसा कुछ होता है आसमान में? बिल्कुल। इंद्रधनुष विक्षेपण का ही एक प्राकृतिक नजारा है। बारिश के बाद हवा में जो पानी की नन्ही नन्ही बूंदें रह जाती हैं, हाँ, वो छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती हैं। अरे वाह! जब सूरज की रोशनी उन बूंदों में घुसती है तो पहले वो मुड़ती है यानी अपवर्तित होती है और रंगों में बिखर जाती है। फिर बूंद के अंदर ही रोशनी टकराकर वापस मुड़ती है। इसे कहते हैं आंतरिक परावर्तन।
और फिर बूंद से बाहर निकलते हुए वो दोबारा अपवर्तित होती है। ओह, तो काफी कुछ होता है एक बूंद के अंदर। जी, और ये बिखरे हुए रंग जब सही एंगल से हमारी आंखों तक पहुंचते हैं तो हमें वो खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई देता है। और वो हमेशा सूरज की उल्टी तरफ होता है ना? हाँ, हमेशा। कमाल है। अच्छा, रोशनी का मुड़ना यानी अपवर्तन, क्या हवा भी रोशनी को मोड़ती है? जैसे तारे टिमटिमाते हैं, वो क्यों? सही सवाल। हाँ, तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन का ही खेल है। वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। हाँ, देखिए, तारों की रोशनी जब धरती के वायुमंडल से गुजरती है तो हवा की अलग अलग परतें होती हैं, कहीं गर्म, कहीं ठंडी, कहीं घनी, कहीं हल्की। तो रोशनी इन परतों से गुजरते हुए लगातार अपना रास्ता थोड़ा थोड़ा बदलती रहती है, मुड़ती रहती है। अच्छा। और क्योंकि हवा कभी एकदम शांत नहीं होती, वो हिलती रहती है, तो ये रास्ता भी लगातार बदलता है। इसी वजह से हमें लगता है कि तारा कभी कम चमक रहा है, कभी ज्यादा, और उसकी पोजीशन भी थोड़ी हिलती हुई लगती है। इसी को टिमटिमाना कहते हैं। तो फिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? वो भी तो आसमान में है। अच्छा सवाल है। ग्रह पृथ्वी के काफी करीब है तारों के मुकाबले, तो वो हमें एक बिंदु जैसे नहीं बल्कि एक छोटे डिस्क जैसे दिखते हैं, मतलब कई सारे बिंदुओं का समूह। तो अलग अलग बिंदुओं से आने वाली रोशनी में जो उतार चढ़ाव होता है ना, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, औसत निकल जाता है, इसलिए वो टिमटिमाते नहीं लगते। समझ गए, ये तो बड़ा लॉजिकल है। हाँ। अच्छा, इसी वायुमंडलीय अपवर्तन का एक और असर बताया गया है स्रोत में। कौन सा? कि सूरज हमें असल सूर्योदय से करीब 2 मिनट पहले दिखने लगता है। हाँ, ये भी होता है। और सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक दिखता है। जी हाँ, जब सूरज असल में एक क्षितिज से नीचे होता है तब भी उसकी रोशनी हवा से मुड़कर हम तक पहुंच जाती है, तो हमें लगता है कि वो अभी ऊपर ही है। मतलब दिन असल में लगभग 4 मिनट लंबा हो जाता है इस वजह से। कह सकते हैं। रोशनी का एक और बड़ा दिलचस्प फिनोमेनन है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, इससे क्या होता है? इससे हमें आसमान का नीला रंग मिलता है। सच में? कैसे? हवा में जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे गैस के अणु, वो सूरज की रोशनी को बिखेर देते हैं, मतलब स्कैटर कर देते हैं, और वो नीले और बैंगनी रंग की रोशनी को, जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है, लाल रंग की रोशनी जिसकी वेवलेंथ लंबी होती है, के मुकाबले कहीं ज्यादा बिखेरते हैं। अच्छा, तो ये बिखरा हुआ नीला रंग ही हमें दिखता है? हाँ, हमारी आंखें नीले रंग के लिए ज्यादा सेंसिटिव भी हैं बैंगनी के मुकाबले। हाँ। तो ये चारों तरफ फैला हुआ नीला प्रकाश जब हम देखते हैं तो आसमान नीला लगता है। वाओ! और इसी वजह से सुबह और शाम सूरज लाल दिखता है। बिल्कुल। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज आसमान में नीचे होता है, क्षितिज के पास। हाँ। तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की ज्यादा मोटी परत से गुजरना पड़ता है। सही। इस लंबे रास्ते में ज्यादातर नीला और छोटी वेवलेंथ वाला प्रकाश तो बिखर कर इधर उधर हो जाता है। बचती है मुख्य रूप से लंबी वेवलेंथ वाली रोशनी, यानी लाल, नारंगी, पीली, वही हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसीलिए वो नजारा इतना खूबसूरत होता है। जी, और इसी वजह से खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं। हाँ, क्योंकि लाल रंग सबसे कम बिखरता है। एग्जैक्टली, वो धुंध या धुएं में भी दूर तक साफ दिखाई दे जाता है। तो आज हमने काफी कुछ समझ लिया। आंख कैसे देखती है, फोकस कैसे करती है, चश्मे क्यों लगते हैं, फिर प्रिज्म से रंग कैसे बिखरते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, दिन क्यों लंबा लगता है, और सबसे जरूरी, आसमान नीला और सूरज लाल क्यों दिखता है। हाँ, प्रकाश और हमारी आंखें मिलकर वाकई कमाल की चीजें करती हैं। बिल्कुल। यहाँ एक बात और सोचने लायक है, जो स्रोत में भी इशारा किया गया है। ये जो प्रकीर्णन या बिखराव है, हाँ, ये हवा में मौजूद कणों के साइज पर बहुत निर्भर करता है। अच्छा, कैसे? स्रोत कहता है कि बहुत महीन कण, जैसे गैस के अणु, नीले प्रकाश को ज्यादा बिखेरते हैं, लेकिन अगर कण थोड़े बड़े हों तो वो लंबी वेवलेंथ वाले प्रकाश, जैसे लाल, को ज्यादा असरदार तरीके से बिखेर सकते हैं। और अगर कण बहुत ज्यादा बड़े हों, जैसे पानी की बड़ी बूंदें या धूल के कण, तो वो सभी रंगों को लगभग बराबर बिखेरते हैं। तब हमें रोशनी सफेद ही दिख सकती है, जैसे बादलों का रंग। ये तो दिलचस्प है। हाँ, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि जैसे जैसे हवा में प्रदूषण के कण बदलते हैं या मौसम बदलता है, तो इन कणों का औसत साइज कैसे बदलता होगा, और उसका असर आसमान के रंग पर या सुबह शाम दिखने वाले रंगों पर क्या पड़ता होगा। सही कहा। अगली बार जब आसमान का रंग कुछ अलग सा लगे तो शायद हम उसके पीछे के विज्ञान के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल।